हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सब लोग आ गए? हाँ, ठीक दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ठीक। सभी लोग आ गए? चलो, मैंने आपको आई थिंक थर्सडे को मेरी क्लास ली थी जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चंस के द्वारा रिवीजन कराया था मैंने। फ्राइडे और मंडे को रिएक्शन मैकेनिज्म का रिवीजन था, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था फिर कभी मैं करा दूंगा, मुझे कहीं बाहर जाना था। उम्मीद है तुम लोगों ने जो मैंने HW दिया था वो कर लिया होगा। और आज हम लोगों को हाइड्रोकार्बन का रिवीजन करना है, दैट इज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कैसे कराएंगे रिवीजन, पहले वो सुन लो। आज से आपके पास एक पतली सी कॉपी बना लेना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पतली सी कॉपी में क्या होगा, जैसे ये कॉपी है। अब कॉपी, ये मान लो कॉपी है, ठीक है ना? छोड़ो, ये लोग की जल्दी कहाँ समझते हैं। ठीक है, ये कॉपी है बेटा आपकी। कॉपी के लेफ्ट वाले पेज पर जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप वो लिखोगे, और राइट वाले पेज पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी आप लिखोगे। ठीक है, फिर पन्ना पलटा, लेफ्ट वाले पेज पर मेरे क्वेश्चंस रहेंगे और राइट वाले पेज पर उससे रिलेटेड थ्योरी रहेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और नीट में जो क्वेश्चन आएगा आई एम डैम श्योर आप बहुत अच्छा करके आओगे इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, दैट इज एल्केन टू एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखो बेटा जरा, आइए जरा काम चालू किया जाए। काम चालू करते हैं। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है जो मुझे आपको कराने हैं, और आपका ऑलमोस्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। राइट, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 6:30 बजे 6:35 पर क्लास छूटती है बायो की, 10 मिनट बाद मेरी क्लास होगी। क्लोरीन HNu 1 मोल ए बना, ए ने aqueous QoS से रिएक्शन करके B बनाया, B कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस C बना, और C HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड D बना। और यहां पे हम लोग राइट पेज में क्या करेंगे, रिलेटेड थ्योरी। टॉपिक क्या चल रहा है आज का, हाइड्रोकार्बन। लगभग मेरे पास 13 क्वेश्चन हैं, और हर क्वेश्चन में 4-4, 5-5 रिएक्शंस हैं। तो लगभग 13, लगभग मानो 13, 26, 13 को 52, लगभग 60 रिएक्शनें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, रिएक्टेंट दिया गया है और डिफरेंट रिएक्शन के द्वारा आपसे ABCD पूछा गया है। आप लोग देखिए, ये एल्केन दिया गया है, 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन होगा। ये आपने कराया है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब हो गया फ्री रेडिकल, ब्लू पेन दो जरा अंकित। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। 1 मोल का मतलब है एक सब्स्टिट्यूशन कराना है हमको। ये देखिए प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए सेकेंडरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी हाइड्रोजन, तो ये बीच वाले कार्बन का सब्स्टिट्यूशन कॉज करेगा, और A आपका बन जाएगा CH3 CH Cl CH3। कोई भी थ्योरी इसमें है ही नहीं, ये टोटल क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। इसके बाद क्या हुआ, आपने ये जो 2-क्लोरोप्रोपेन बना है उसके ऊपर आपने aqueous KOH डाला। aqueous KOH is the source of OH minus, and OH minus causes nucleophilic substitution, that is SN2 mechanism। तो Cl माइनस बाहर जाएगा, OH माइनस अंदर जाएगा। एक मिनट बेटा, हेलो। हेलो। हाँ बेटा। सर नमस्ते। बेटा जल्दी से बात बताइए, मैं क्लास में हूँ, जल्दी से बोलिए। हाँ सर, वो PDF नोट चाहिए थे B ब्लॉक के। बेटा रुक जाइए, मैं क्लास में हूँ, अभी क्लास चल रही है, उसके बाद बात करेंगे।
ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, OH माइनस Cl माइनस को रिप्लेस करेगा तो हमारा B क्या बन जाएगा, B हमारा बन जाएगा एल्कोहल। दिस इज द B। कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। Cl माइनस इज द लीविंग ग्रुप, OH माइनस इज द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद B के ऊपर आपने डाला है कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द E1 इलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन होगा। जिस कार्बन पे OH है वो अल्फा और उसके दोनों तरफ वाले कार्बन बीटा, दोनों बीटा सेम है। अगर ये डिफरेंट होते तो सेट्ज़ेव रूल लगा देते, पुअर बिकम पुअरर। दोनों सेम है तो यहां से OH हटेगा और किसी एक बीटा कार्बन से H हटेगा तो C आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। C आपका क्या हो गया, एल्कीन हो गया। दिस इज यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन, बोले तो डिहाइड्रेशन। अच्छा, अब ये जो आपकी प्रोपीन बनी है इसमें आपने HBr डाला है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आप सभी को मालूम है दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब है कि जो H प्लस है ये वहां पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और Br माइनस वहां पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपका D क्या होगा, आपका D होगा ये 1 ब्रोमो प्रोपेन इज द D। ओके, तो इस क्वेश्चन में कोई रिएक्शन नहीं आई है। ये पूरा क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन था, कोई भी थ्योरी आपके सामने नहीं आ पाई। सिंपल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन एंड देन फ्री रेडिकल एडिशन। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज व्हाट, D। ओके, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इसमें मुझे आपको 3 चीजें पढ़ानी पड़ेंगी। आइए, तो सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आइए जरा उसकी रिलेटेड थ्योरी देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन करने से पहला हमें थ्योरी आपको पढ़ानी पड़ रही है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसे शॉर्ट में हम लोग HBO मेथड भी कहते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कोई भी थ्योरी नहीं बनी, ये पूरा क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म पे आधारित था। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इसमें 3 चीजें मुझे पढ़ानी है आपको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ये 3 चीजें मुझे आपको पढ़ानी है। आइए जरा देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। दिस इज ए टाइप ऑफ सिन एडिशन। This is a type of syn addition. Next, addition of water according to anti-Markovnikov rule and without rearrangement. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वाटर का एडिशन हो जाता है बिना किसी रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको कोई एल्कीन दिया और मैंने इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया। देखिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। तो पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होता है, बोरेन की हेल्प से हाइड्रोजन का एडिशन होता है, और दूसरे स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है इन एल्कलाइन मीडियम। तो देखिए, हाइड्रोबोरेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद यूज व्हाइल यूजिंग बोरेन, सो हाइड्रोबोरेशन followed by oxidation using oxidizing agent H2O2 in alkaline medium। आप कुछ मत करिए, सिंपल एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर का एडिशन कर दीजिए बिना किसी रीअरेंजमेंट के। पाई बॉन्ड कटेगा,
वाटर का H+ वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और OH- वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये देखिए, यहां पे गया हाइड्रोजन और टर्मिनल वाले पे गया ऑक्सीजन और आपको ये प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर वाटर को हमने कैसे ब्रेक किया है। यहां पे हमने वाटर को ब्रेक किया है कुछ इस प्रकार से H+NOH-। आपको जान के खुशी यहां पर ये होगी, जो H+ वाला जो पार्ट होता है वो बोरेन से आता है और जो OH- वाला पार्ट होता है वो सेकेंड स्टेप से आता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे बोला या ध्यान से सुनिएगा, ये दिया मैंने आपको B2D6 in THF एज सॉल्वेंट और H2O2 OH बने। ध्यान से देखेंगे बेटा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एंटी मार्कोनिक आपसे पानी का एडिशन होना है। H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम है और OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा है। एंटी मार्कोनिक ऑफ होना है। अब H आएगा कि D आएगा, तो बेटा D आएगा क्योंकि यहां पर D है, और OH आएगा कि OD आएगा, तो OH आएगा क्योंकि यहां पर OH है। अब देखिए, तो इस प्रकार से देखिए, तो ये तो CH3 पहले से था, D आ गया और यहां पर क्या आ गया बेटा, OH। देखिए, अब एक समझने वाली बात क्या है, आपके मन में सवाल आ रहा था ये सिन एडिशन क्या होता है। सिन एडिशन का मतलब बेटा ये है कि H और OH जब ऐड होते हैं तो दोनों एक ही तरफ से ऐड होते हैं। आप देखिए, D को भी मैंने नीचे की तरफ बनाया है और OH को भी मैंने नीचे की तरफ बनाया है। अगर D को आप ऊपर की तरफ बनाते तो OH भी आप कहां बनाते, ऊपर की तरफ बनाते। तो दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहला एग्जांपल मैंने लिया है आपका एल्कीन के ऊपर। अब दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एल्काइन के ऊपर। सिन एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होता है। जरा अगला एग्जांपल देखते हैं। मैंने प्रोपाइन ले लिया और अब मैं लिख नहीं रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आप लोग को क्या करना है, आपको वाटर का एडिशन कराना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तरीका फिर वही है, एक पानी कट एक बॉन्ड कटा, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आप देखिए, आपका ये बनेगा। मेरी पूरी क्लास जानती है व्हाट इज दिस, दिस इज इनॉल एंड इनॉल आर यूजुअली अनस्टेबल। रीजन आपको मालूम है, तुरंत इसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। H जाएगा यहां पे, डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा डबल, टॉटोमेरिज्म आप पढ़ चुके हो। और इस प्रकार से देखिए एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा। मान लीजिए ये तो आपके पास टर्मिनल एल्काइन थी। टर्मिनल एल्काइन का मतलब होता है जिसका ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर हो। मान लीजिए कोई हम इंटरनल एल्काइन ले लें, ये देखिए ये इंटरनल एल्काइन है। यहां पर हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने को कहा, तरीका वही है, सिमिट्रिकल है। किसी को भी H दे दो, किसी को भी OH दे दो। इनॉल बन गया। इनॉल आप समझ गए होंगे अनस्टेबल होता है, तुरंत ऑटोमेरिज्म हो जाएगा एंड यू विल गेट कीटो।
you will get ketone. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये हमने आपको बताया. HBO प्रोसेस, एल्कीन हो या एल्काइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. एंटी मार्कोनिक ऑफ से वाटर का एडिशन होता है और H वाला पार्ट बोरेन से आता है और OH वाला पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आता है. राइट. आफ्टर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखिए बहुत सारी बातें और भी होती हैं, बट आप ये मान के चलिए कि मैं मैक्सिमम पार्ट आपका कवर अप कर दूंगा. सिन एडिशन होता है, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट दूसरा बेटा है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. शॉर्ट में लिखते हैं OMD, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. देखिए यहां पर क्या होता है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का थोड़ा उल्टा हो जाता है. मतलब यहां पर एडिशन ऑफ वाटर है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट. ये कॉमन बात है दोनों में. रीअरेंजमेंट दोनों में से कहीं पर भी नहीं होता है, यही तो इनका बेनिफिट है. एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराने पर जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर होता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट हो जाता है. तो रीअरेंजमेंट को रोकने के लिए दो नए प्रोसेस आपके पास आए हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन. देखिए यहां पर क्या होता है, मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लिया. वहां पे हम लोग डाइबोरेन ले रहे थे इन THF, यहां पे हम लोग मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं इन THF और फॉलोड बाय रिडक्शन बाय NaBH4. वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ था, यहां पर रिडक्शन होगा. सिंपल क्या करना है, वाटर H+ OH- मार्कोनिक का एडिशन होगा. H+ वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और सेकेंडरी एल्कोहल आपको प्राप्त होगा. इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, अब मान लीजिए यहां पर हम एल्काइन का केस ले लेते हैं. ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में एक एग्जांपल हम लोग एल्काइन का ले लेते हैं. एल्काइन में एक बात ध्यान रखिएगा, इतना पूरा रिएजेंट लिखना जरूरी नहीं होता है. यहां पर कभी कभी इसको ऐसे लिख देते हैं 1% HgSO4 and H2SO4, या कभी कभी ध्यान रखिएगा सिर्फ इतना लिखकर आता है Hg+2. तो कभी कभी सिर्फ Hg+2 लिख के आता है या कभी कभी HgSO4 H2SO4 1% पूरा लिख कर आता है. मतलब वही है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाटर का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल. मतलब ये बॉन्ड कटेगा, H जाएगा यहां, OH जाएगा यहां पर. ध्यान देखो सब लोग, यहां पे OH, यहां पर H. आप देख सकते हैं ये क्या बन गया है, ये इनॉल बन गया, अनस्टेबल होगा, तुरंत ऑटोमेरिज्म हो जाएगी और इस प्रकार से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा. क्लियर बेटा? देखिए कुछ लोग, जैसे मैं तो ऐसे पढ़ा देता हूं, कभी कभी किताबों में आपको ऐसे लिखा मिल सकता है कि यहां पर 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो 2 बॉन्ड ब्रेक करो, यहां पर 2 H+ आएंगे, यहां पर 2 OH- आएंगे. अब एक कार्बन पर 2 OH- अनस्टेबल होगा, पानी निकल जाएगा, ये बन जाएगा. तो कभी कभी क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक करके इनॉल बनाते हैं और इनॉल का टॉटोमेरिज्म करके कीटोफॉर्म बना लेते हैं. और कभी कभी क्या होता है, सीधे क्या करते हैं ये लोग, इसमें 2 वाटर को ऐड करा देते हैं, मतलब 2 पाई बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं और ये बन जाता है जेमडाइऑल,
जो अनस्टेबल होता है, एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल है, तुरंत क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो जैसे चाहो आप वैसे बना सकते हो। 1 मोल पानी को ऐड कराओगे मार्कोनिक आप से तो इनॉल बनेगा जो टॉटोमेराइज होकर कीटो बनाएगा। 2 मोल पानी ऐड कराओगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकालकर फिर आप इस फॉर्म के पास आएंगे। ओके होगी बात। अच्छा, इसी में एक एग्जांपल और करा देते हैं हम आपको। देखिए, ये आपने क्या लिया था, ये आपने लिया था टर्मिनल एल्काइन। क्या लिया बेटा आपने, टर्मिनल एल्काइन। अब मान लीजिए हम आपसे ले लें इंटरनल एल्काइन। ये देखिए हमने ले लिया इंटरनल एल्काइन, नो इशू। फिर वही बात है, Hg+2 से कराएंगे। देखिए आप चाहे 1 पाई बॉन्ड को तोड़ के बना लो, चाहे 2 पाई बॉन्ड को तोड़ के, चलो मैं इस बार 2 पाई बॉन्ड को तोड़ के बना रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए बेटा, जब इंटरनल एल्काइन होती है तो अब मार्कोनिक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन क्या है, 0 0। तो जब इंटरनल एल्काइन होती है तो यहां पर आप किसी को भी H दे सकते हो और किसी को भी आप OH दे सकते हो। मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां पर 2H, यहां पर 2 OH दिए तो देखिए आपका कीटोनिक ग्रुप ये बनेगा। और अगर आपने रिवर्स किया, यहां पर 2H और यहां पर 2 OH दिए तो आपका कीटोनिक ग्रुप CH3 के बगल में आएगा। तो ध्यान दो बेटा, अगर मान लो ये क्वेश्चन आए, ऑप्शन ए हो, ये ऑप्शन बी हो और सी में लिखा हो बोथ ऑफ दी, तो ध्यान रखिएगा हम लोग इंटरनल एल्काइन के केस में बोथ ऑफ दीज को टिक करते हैं। वी विल गेट मिक्सचर ऑफ बोथ, वी विल गेट मिक्सचर ऑफ बोथ। जबकि यहां पर देखिए टर्मिनल एल्काइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्कोनिक ऑफ आराम से लग रहा है, यहां पे मार्कोनिक ऑफ नहीं लग पा रहा है, इसलिए दोनों प्रकार के कीटोन हमको लगभग बराबर मात्रा में प्राप्त होते। अब मान लीजिए बोथ वाला ऑप्शन ना हो तो क्या करें, सुन लो बेटा। अगर बोथ वाला ऑप्शन है, ध्यान देना बेटा, हमने कहा एक को H देना है, एक को OH देना है। सोचो OH माइनस वहां जाएगा ना जिस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा। सुनना, अगर मिक्सचर ऑफ बोथ वाला ऑप्शन है, ध्यान दे बेटा, सोचो एक बार इस पर प्लस है, एक बार इस पर प्लस है। आप ये बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, ये वाला। दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसके ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, चूंकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो OH माइनस इस वाले प्लस पर जाना ज्यादा पसंद करेगा। कहने का मतलब ये है, अगर मिक्सचर ऑफ बोथ ऑप्शन में ना हो तो ये वाला हो जाएगा मेजर और ये वाला हो जाएगा माइनर। आपको मैकेनिज्म पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी है, हमने सिंपल आपको रफली स्टाइल में बता दिया। अगर मिक्सचर ऑफ बोथ का केस ना हो तो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल आपको दिखाई पड़ रहा है उस पर OH भेजिएगा तो मेजर वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर बेटा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने एल्कीन और एल्काइन दोनों के केस करा के दिखाए आपको। मान लीजिए मैं आपको ये दे देता हूं, ये दे दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, तो टर्मिनल एल्काइन है, दिस इज ए टर्मिनल एल्काइन। और अगर टर्मिनल एल्काइन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मार्कोनिक आपसे अपन को वाटर को भेजना है बिना किसी रीअरेंजमेंट के, तो यहां पर 2H, यहां पर 2 OH पानी निकल जाएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। एंड यू विल गेट दिस। So this is about oxymercuration, demercuration and hydroboration oxidation। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सिन एडिशन होता है, ध्यान रखिएगा। H आता है डाइबोरेन से और OH आता है सेकेंड स्टेप से। ठीक है, चल
अब जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन ये दे दूं, मान लो बेटा ये खत्म हो गया है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीजन। मान लो मैं आपको एक सवाल ये दे दूं, ठीक है, और जब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप समझ गए हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। ये देखो क्या कर दिया हमने, ये देखो क्या कर दिया। देखिए हमने हाइड्रोबोरेशन तो कराया, लेकिन ऑक्सीडेशन ना कराकर हमने एक एसिड को डाल दिया। ऑक्सीडेशन जब कराते हैं H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, देन सेकंड स्टेप इज द सोर्स ऑफ OH माइनस। लेकिन जब कोई एसिड डाल देते हैं तो एसिड इज द सोर्स ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ऑफ कोर्स डी लिया तो ड्यूटेरियम हो गया, H होता तो प्रोटियम हो जाता, और यहां से क्या मिल रहा आपको, H। एम राइट बेटा। तो हम कहना ये चाहते हैं आपसे, जब आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया था तो वाटर का एडिशन हो रहा था H प्लस और वहां से OH माइनस। अगर हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन कराए तो H प्लस तो अभी भी H प्लस है, लेकिन OH माइनस की जगह हो जाएगा ड्यूटेरियम। क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम। कहने का मतलब ये हो गया, यहां पे हम लोग कौन सा रूल लगाते थे बेटा, एंटी मार्कोनी का। तो H प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, और OH की जगह क्या हो गया, ड्यूटेरियम हो गया। OH की जगह क्या हो गया, ड्यूटेरियम। इसे हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ना कहकर हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन कह सकते हैं, या हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, ऑक्सीडेशन ना करा के प्रोटोनेशन करा देते हैं। तो OH जहां पर ऐड हो रहा था, अब OH की जगह पर क्या ऐड कराओगे, ड्यूटेरियम को ऐड करवाओगे, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन में और क्या यूज हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन में अच्छा एक चीज ये यूज हो रही है, देखिए बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो गया, आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहां पर एक काम है, तीसरा पॉइंट हम पढ़ाना चाह रहे हैं थोड़ा सा आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, डिटेल में आपको हम जब एल्कोहल वाले क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे। देखिए एल्कोहल आपके पास 3 प्रकार के हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी कार्बन से लगा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से लगा सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी कार्बन से लगा टर्सरी एल्कोहल। आपने इनका क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया। क्या कराया बेटा, ऑक्सीडेशन। ध्यान दो बेटा, देखिए हमने आपको एल्केन पढ़ाते समय ये बता दिया था कि एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है, एक्चुअली दिस इज डी हाइड्रोजनेशन, डी हाइड्रोजनेशन। अब देखिए एक H आपका हटता है ग्रुप से और दूसरा H आपका हटता है अल्फा कार्बन से। किससे हटता है बेटा, यहां अल्फा कार्बन प्राइमरी है, यहां अल्फा कार्बन सेकेंडरी है और यहां अल्फा कार्बन टर्सरी है। तो देखिए हुआ, एक वैलेंसी इसकी खाली हुई, एक वैलेंसी इसकी खाली हुई, दोनों ने हाथ मिला लिया, आपका क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। यहां पर देखिए फिर वही बात है, एक H हटेगा फंक्शनल ग्रुप से, दूसरा H हटेगा अल्फा कार्बन से, दोनों ने हाथ मिला लिया, इस प्रकार से क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, यहां पर देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, फंक्शनल ग्रुप के पास H है लेकिन अल्फा के पास H नहीं है, इसीलिए टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन बिकॉज नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अब मेरी बात सुनते रहिए बेटा, कि जो बेटा एल्डिहाइड होते हैं ना, दे आर अगेन हाईली ससेप्टेबल फॉर ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए ये एल्डिहाइड गेट फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बट बेटा कीटोन जो होते हैं ये ऑक्सीडेशन के लिए इनर्ट होते हैं,
यूजली इनर्ट फॉर ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं है कि इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, होता है, लेकिन बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। यूजली क्या होते हैं? इनर्ट फॉर ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखिए बेटा बात क्या होती है, अगर प्राइमरी अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो रिएक्शन एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाती है, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो रिएक्शन एसिड पर स्टॉप होती है। सेकेंडरी अल्कोहल में आप माइल्ड डालो या आप स्ट्रॉन्ग डालो, मामला कीटोन पर जाकर ही स्टॉप हो जाना है, और टर्सरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होना ही नहीं है। राइट डियर, मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में आपने देखा प्राइमरी अल्कोहल माइल्ड ओए की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बना रहा है और स्ट्रॉन्ग ओए की प्रेजेंस में एसिड बना रहा। सेकेंडरी अल्कोहल में माइल्ड डालो या स्ट्रॉन्ग डालो कीटोन बन रहा है, जबकि टर्सरी अल्कोहल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माइल्ड की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको बात बताना चाहता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम हॉट और K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम हॉट एंड KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम हॉट। चूंकि बेटा इन तीनों में हॉट 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 आ रहा है, तो मेरी आदत है मैं अपने स्टूडेंट को ऐसे याद करवा देता हूं, हॉट क्यूब। हॉट क्यूब ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रॉम एल्केन टू एरोमेटिक केमिस्ट्री ये तीनों की तीनों जब भी दिखते हैं ये हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करते हैं। अल्कोहल के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इट क्लियर बेटा? आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो लेफ्ट वाले पेज पर आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ये अल्कोहल दिया है H+, यहां पर A बना है। A के आगे इन्होंने कुछ ऐसे लिख दिया है, यहां पे इन्होंने B बना दिया है, इसको मैं रब कर सकता हूं। और B के आगे इन्होंने CH3MgBr लिखकर यहां C बनाया है, और A में इन्होंने मर्क्यूरिक एसीटेट लिखा है इन THF फॉलोड बाय रिडक्शन विद NaBH4। इन्होंने बनाया है D, और D का इन्होंने कराया है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम हॉट, और इन्होंने बनाया है E। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे स्टूडेंट ये समझ चुके होंगे। आप देखिए बेटा, जो पहला वाला काम हो रहा है दिस इज डिहाइड्रेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन हो रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है अल्फा और बीटा, सिमेट्रिकल बीटा है, कहीं से भी H हटा दीजिए तो आपका A क्या हो जाएगा, आपका ये देखो A हो गया। ठीक, अब A का इन्होंने कराया है हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर। लिसन टू मी डियर, मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मार्कोनी काफ था कि एंटी मार्कोनी काफ था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनी काफ था कि एंटी मार्कोनी काफ था। मेरा कहना है, मैं ऐसे याद करवाता हूँ आपको, परऑक्साइड जहां पे आ रहा है तो आपको मालूम है कि परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी काफ एडिशन लगता है, इसलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनी काफ है और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनी काफ है।
शायद, हाँ लिखने में गलती हुई है बेटा, एक मिनट रुक जाना जरा, मेरे ख्याल से ओके, हाँ जस्ट लिसन टू मी। ठीक है, चलिए तो अभी आपको ये याद करवा दिया, तो मैंने चेंज किया है, तो फिर देख लो बेटा, ये हटा, यहाँ पे प्लस आया, प्लस आपका यहाँ पे जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब यहाँ पे 3 H होंगे, यहाँ पर 2 H होंगे, तो आपका ये बनेगा। ना समझ में आया हो तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप रिएक्शन मैकेनिज्म में जाकर देखिए। अब ए बन गया, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप देखिए बेटा, एंटी मार्कोनी का एडिशन है, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम, तो H जाएगा यहां, OH जाएगा यहां, तो B आपका क्या बनेगा, B आपका ये, दिस इज द B। एंटी मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर कराया है, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। अब B के ऊपर इन्होंने डाला है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बोले तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट। हाइड्रोकार्बन जरा खत्म हो जाए, फिर मैं आपको ग्रिग्नॉड रिएजेंट की सारी रिएक्शनें एक पेज पर लिखवाऊंगा। बेटा आप झूम उठोगे, एक पेज आपको ऐसा फीलिंग आएगा जैसे पूरी ऑर्गेनिक आपने खत्म कर ली हो, सिर्फ ग्रिग्नॉड रिएजेंट पढ़कर। आज तो नहीं, फिर कभी करा देंगे। अभी सिर्फ इतना बताना चाहते हैं बेटा कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट जो होता है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है एंड इट इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल R-। एंड आप सबको मालूम है कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो बेस भी होते हैं। यहां पर अगर देखें, ये जो B आपने बनाया है इसके पास एल्कोहल है, एल्कोहल का मतलब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये ग्रिग्नॉड रीजन का क्या करेगा, R- इस H+ को लेकर एल्केन के रूप में अलग हो जाएगा। तो व्हाट इज C? C इज मीथेन। व्हाट इज C? C इज मीथेन। Am I right? मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट राइट पेज पर पहुंचे, रिलेटेड थ्योरी, रिलेटेड थ्योरी में मेरे बच्चे पहुंचे और देख लें ग्रिग्नॉड रिएजेंट RMgS, इसकी रिएक्शन जब हम लोग कंस से कराते हैं, कंस का मतलब है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से लगा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से लगा हाइड्रोजन या नाइट्रोजन से लगा हाइड्रोजन या सल्फर से लगा हाइड्रोजन, तो ये होता है प्लस और इन सबके ऊपर होता है माइनस, एंड दिस इज द सोर्स ऑफ R-। R- H+ को लेकर एल्केन के रूप में अलग हो जाता है और बचा हुआ पार्ट बची हुई चीज से जाकर अटैच हो जाता है। आप जोड़ना चाहो तो जोड़ के लिख दो। हमारी ऑर्गेनिक में साइड प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आप लिखना चाहो तो आप लिख दो। ये ट्रिपली बॉन्डेड है, साइड प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेन प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। देखो बेटा क्या होगा, ये R- क्या करेगा, B के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको लेकर एल्केन के रूप में अलग हो जाएगा। रिलेटेड थ्योरी में ये वाला पॉइंट आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ए में वाटर का एडिशन होना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, H यहां जाएगा और OH वहां जाएगा। ठीक है, H यहां जाएगा और OH वहां जाएगा। आपको बेटा क्या प्राप्त हो गया, ये D प्राप्त हो गया, और जो D है दिस इज ए टर्सरी एल्कोहल। तो अगर टर्सरी एल्कोहल है इसका तो फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है नहीं, इसलिए मुझे लगता है लिखने में मिस्टेक हुई है मुझसे, लिखने में मिस्टेक हुई है, ई मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, आइए
सारे हो गए। अब अपन को क्या बनाना है, ई। बी क्या था, बी आपके सामने ये था जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। आपने इसके ऊपर हॉट क्यूब डाल दिया है। हॉट क्यूब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक एच यहां से हटेगा, एक एच यहां से हटेगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ई आपका क्या होगा, आपने ये लिख लिया हो तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, व्हाट इज ई, ई इज ए कीटोन। दिस इज ई। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। रिलेटेड थ्योरी में आज आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ा और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा और ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट की कंस के साथ रिएक्शन पढ़ी। इसे हम लोग नाम देते हैं कंस रूल। कोई रूल नहीं है, सिंपल कंस बोलिए, R माइनस एच प्लस को लेकर एल्केन के रूप में अलग हो जाएगा। तो यहां पर देखिए यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन हुआ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हुआ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ हॉट क्यूब और ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट के साथ एसिड बेस रिएक्शन हुई और एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे कि आप सोचिए कि आपका पूरा खेल हो जाएगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत करी है हमने, पूरा खेल हो जाएगा। जैसे मैंने बताया वैसे लिखिएगा। लेफ्ट पेज पर क्वेश्चन, राइट पेज पर रिलेटेड थ्योरी। अब हम लोग बेटा आगे जा रहे हैं। आइए मैं इसको रब करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले हमें आपको रिलेटेड थ्योरी में 2 बातें समझानी पड़ेंगी। आइए रिलेटेड थ्योरी में 2 बातें हम लोग समझते हैं, शॉर्ट में समझाएंगे, ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। देखिए देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 13 बने हुए हैं। देखिए पूरा पन्ना है और ये है, अभी 2 ही सवाल हो पाए हैं। देखिए अभी तो मैं आपको नीट के हिसाब से क्वेश्चन करा रहा हूं। मुझे व्हाट्सएप करिएगा, क्या आप, और जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं काफी हाई लेवल पे जाकर, क्या आप वो क्वेश्चन करना चाहेंगे? अगर यस तो मैं अगली सीट वो भी आपको सॉल्व करा दूंगा। अभी मैं नीट को लेके चल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आइए हुजूर हम लोगों को एक पॉइंट पढ़ना है, डी कार्बोक्सिलेशन। रिलेटेड थ्योरी में आइए और डी कार्बोक्सिलेशन मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डी माने हटाना, कार्बोक्सिलेशन माने CO2 को, तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज RCOOH। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन कराने के लिए हम लोग सोडा लाइम का इस्तेमाल करते हैं, NaOH प्लस CaO। हम सोडा लाइम का इस्तेमाल करते हैं फॉर डी कार्बोक्सिलेशन। देखिए डी कार्बोक्सिलेशन में मैं बहुत कुछ बताता हूं, ठीक है। अब कार्बेनाइन मैकेनिज्म भी होती है और 6 मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। अब वो सब बेटा मत करो, हम अब ऐसे समय पर खड़े हैं जिस समय पर हमें अपने नीट को ही देखना है, हमें IIT मेंस या एडवांस को नहीं देखना है, हमें सिर्फ फोकस करना है नीट के ऊपर। तो अंदर नहीं घुसेंगे, हम सरफेस पे आपको आपका काम करवाने जा रहे हैं। देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, आपने CO2 को हटाया, RH, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। सिंपल, एक कार्बन कम का एल्केन बन जाता है। यहां पे अगर कार्बनों की संख्या n है तो यहां पर कार्बनों की संख्या n-1 हो जाती है। एक सिंपल तरीका ये हो गया। अब दूसरी बात मेरी सुनना बेटा, ऐसा नहीं है कि यहां पर एसिड लिखा है तो ही ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अगर यहां पर एसिड के स्थान पर उसका सोडियम सॉल्ट लिखा हुआ है, देखिए प्रोडक्ट तो भी यही बनना है एल्केन। कैसे बनना है तो अब जरा समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए अगर आप एसिड को भी लेते हैं तो भी ये एसिड सर्वप्रथम NaOH से रिएक्शन करके अपना सोडियम सॉल्ट ही बनाता है। बनना तो पहले सोडियम सॉल्ट ही है। फिर क्या होता है,
कुछ इस प्रकार से, ध्यान दो बेटा, इस प्रकार से Na2CO3 अलग हो जाता है और ये वाला H जो है वो यहां पर आ जाता है और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस मिक्सचर को बेटा हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां बैठे हो 2 बार बोलो सोडा लाइम, बोलो सोडा लाइम। कंपोजिशन बोलो NaOH प्लस CaO। NaOH प्लस CaO इज सोडा लाइम यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड लो या उसका सोडियम सॉल्ट लो, तरीका एक ही है, 20 से CO2 को हटाओ और एक कार्बन कम का एल्केन बना दो। देखिए बेटा बहुत सारी बातें हैं, ये वाला HB यहां आता है और ये वाला HB यहां आता है, बातें बहुत सारी हैं, इसलिए अभी उन चक्कर में हमें घुसना नहीं है। हमें अपनी नीड को ध्यान में रखकर बात करनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो या उसका सोडियम सॉल्ट हो, सोडा लाइम अगर डालोगे एक कार्बन कम का एल्केन बनेगा। अच्छा, यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, बीटा कीटो एसिड, उससे पहले इसका एग्जांपल देख लें, एक एग्जांपल देख लो बेटा। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते, ये ले लो या 2C OH लगा दो। रिंग से किसी सब्स्टिट्यूएंट को लगाने का मतलब होता है ये ऑर्थो मेटा या पैरा कहीं पर भी हो सकता है। आपने सोडा लाइम डाला, ध्यान रखिएगा जितने COOH होते हैं सब CO2 के रूप में निकल जाते हैं, तो तुम बेंजोइक एसिड लो या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लो, आपको मिलना क्या है, बेंजीन ही आपको मिलना है। डी कार्बोक्सिलेशन में एक छोटा सा यहां पर हम नोट लिखवाना चाहेंगे। नोट क्या है, नोट है बीटा कीटो एसिड, दैट इज, ध्यान से देखेंगे, ये देखे सब लोग बेटा, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, बगल वाला कार्बन अल्फा और उसके बगल वाला कार्बन बीटा, दिस इज बीटा कार्बोक्सिलिक। रिमेंबर, बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन कराने के लिए नो नीड ऑफ सोडा लाइम, नो नीड ऑफ सोडा लाइम, जस्ट हीट कर दीजिए और यहां से CO2 निकल जाएगा और इस प्रकार से डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये देखिए, ठीक है। तो बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराने के लिए कोई जरूरत नहीं होती है कि सोडा लाइम को डाला जाए, सिंपल गर्म कर दीजिए, CO2 निकल जाती है। अगर ये समझ में आया है आपको तो आइए एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए बेटा मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर आप क्लास में होते तो बहुत कुछ और बताता, बहुत सवाल कराता हूं, मुझे बहुत अफसोस है और ये मुझे लगता है साला मेरा ड्रॉबैक है कि मैं कोरोना के कारण हो या कोई भी रीज़न रहा हो, आपको मैं ऑर्गेनिक की रिएक्शन से नहीं पढ़ा पाया। बहुत कुछ सोचे बैठा था, बहुत सारे प्यारे प्यारे सवाल बनाए थे, बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी बनाई थी आप लोगों के लिए, लेकिन मजबूरी है वो पूरा मैं आपको दे नहीं पाया। लेकिन अब मैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, बताइए जरा, ये दे दिया मैंने, ठीक, और मैंने इसको गर्म किया। तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए कितने COOH रिमूव हो जाएंगे, 1, 2 या 3। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो फंक्शनल ग्रुप बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा है, हाँ ये रिमूव होगा। अल्फा बीटा, इसके रेस्पेक्ट में भी बीटा पर कीटो ग्रुप लगा है,
ये भी रिमूव होगा, COOH बगल वाला अल्फा बगल वाला बीटा, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा नहीं है, ये गामा पोजीशन हो जाएगी, तो ये वाला रिमूव नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों ही रिमूव होंगे। और इस प्रकार से आप देखिए ये ऐसे ही लगा रहेगा। एम राइट बेटा? और जैसे देखिए इस पर और सवाल बना सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आप देखिए जरा, ये क्वेश्चन आ गया। अभी अभी मैंने आपको बताया था aqueous KOH इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर लीविंग ग्रुप है Cl माइनस, दोनों को हटाएगा और ये देखिए आपका जेम डाइऑल बन गया। आपको मालूम है ये अनस्टेबल होता है, तुरंत क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो ये कीटोन में बदल जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया पहली रिएक्शन का। मतलब अगर आप इसके ऊपर aqueous KOH डालोगे तो आपको ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब आपने इसको क्या कर दिया है, आपने इसको गर्म कर दिया है, तो गर्म करने पे क्या होगा, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड है, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, नो नीड ऑफ सोडा लाइम, और साइक्लोहेक्सेनोन आपको प्राप्त होगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, आई होप आपको डिकार्बोक्सिलेशन समझ में आया। रिलेटेड थ्योरी में एक पॉइंट और लिखा हुआ है, फिर हम आपको तीसरा क्वेश्चन कराएंगे, दैट इज कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। देखिए बेटा, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों बना सकते हैं। नजरें आपके सामने होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्काइन बनाने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। शायद नहीं हो पाएगा। देखिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। इट इज सिंपल। ये तो मैंने इसका वो लिख दिया कि हमें चाहिए क्या होता है, ठीक है, चाहिए क्या होता है। अब हमने एग्जांपल के तौर पे क्या लिया है, सोडियम एसीटेट। हमने एग्जांपल के तौर पे क्या लिया है, सोडियम एसीटेट लिया है, ठीक। अब हमने ये तो लिख दिया कि हमें एल्कीन बनाने के लिए चाहिए क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमने एग्जांपल क्या लिया है, हमने एग्जांपल लिया है सोडियम
सक्सीनेट, सक्सिनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया है। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि सक्सिनिक एसिड क्या होता है, तो बेटा हम लात मार देंगे, आपको सब ट्रिक बता रखी है। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिफिक एसिड, पाइमेलिक एसिड, पूरी ट्रिक बता रखी है सक्सिनिक एसिड। ये तो मैंने लिख दी कॉमन बात कि एल्काइन बनाने के लिए चाहिए क्या होता है। अब आपने एग्जाम्पल लिया है सोडियम मैलेइक एसिड का मैलिएट, मैलिएट, सोडियम मैलिएट, मैलेइक एसिड का ये सॉल्ट है। सोडियम मैलिएट, मैलेइक एसिड का ये सॉल्ट है। और मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी मैंने आपको बताया था। तो ये मैलेइक एसिड का सोडियम सॉल्ट हमने लिया है। अब देखिए हम इसकी कराने जा रहे हैं कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान। देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए बेटा, एल्किल ग्रुप और CO2 के बीच का बॉन्ड काटो, बिंदी लगाओ। एल्किल ग्रुप और CO2 के बीच का बॉन्ड काटो, बिंदी लगाओ। बोलो जहां बैठे हो, एल्किल ग्रुप और CO2 के बीच का बॉन्ड काटो, बिंदी लगाओ। बिंदी का मतलब फ्री रेडिकल। अब आपको मालूम है फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। ये एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन कर जाता है और एक स्टेबल मॉलिक्यूल एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। 2 मोल CO2 अलग हो जाता है और 2 मोल सोडियम अलग हो जाता है। ध्यान से देखिए मैं कैसे सिखा रहा हूं। अब आपको मालूम है सोडियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल और इलेक्ट्रोलिसिस आपने एक्वस मीडियम में कराया होगा, मतलब जहां पर पानी भी पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा? पानी पड़ा होगा। ये सोडियम पानी को डिकम्पोज करेगा, अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। एक सोडियम एक पानी से रिएक्शन करेगा, एक NaOH और आधा मोल हाइड्रोजन निकालेगा। तो 2 Na 2 पानी से रिएक्शन करेंगे तो 2 मोल NaOH और 1 मोल हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो 2 गैसें निकल रही हैं ये कैथोड पर निकलती हैं या एनोड पर निकलती हैं। इट्स वेरी सिंपल। आप लोग हमसे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बहुत ही ट्रिकी तरीके से पढ़ाया। अगर इसको मैं तोड़ के पढ़ाता तो Na+ होता और COO-। Na+ कैटायन कैथोड पर जाता, मतलब Na के कारण जो कुछ भी निकल रहा है वो कैथोड पर निकलेगा। मतलब ये हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनायन से निकलती है, मतलब एनोड पर निकलती है। एक अक्षर भी बेटा अगर आपने याद किया तो ये हमारी बेइज्जती है। ओके, कैटायन से बनने वाली चीजें कैथोड पर होती हैं, एनायन से बनने वाली चीजें एनोड पर होती हैं। तरीका कैसे बताया याद करने का? एल्किल ग्रुप और CO2 के बीच का बॉन्ड काटो, बिंदी लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई किया, एल्केन बन गया। 2 मोल CO2, 2 मोल NaOH और 1 मोल हाइड्रोजन गैस। यहां पर देखिए बेटा वही तरीका, एल्किल ग्रुप और CO2 का बीच का बॉन्ड काटा, बिंदी लगाया। एल्किल ग्रुप और CO2 के बीच का बॉन्ड काटा, बिंदी लगाया। अब 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बिंदियां अपना हाथ मिला लेंगी और एथिलीन प्राप्त होगी। 2 मोल CO2 एट एनोड, 2 मोल सोडियम 2 मोल वाटर को ब्रेक करेगा, 2 मोल NaOH और 1 मोल हाइड्रोजन गैस को बनाएगा। सेम सिचुएशन यहां पर भी है। एल्किल ग्रुप और CO2 के बीच का बॉन्ड काटो, बिंदी लगाओ, बिंदियां अपना हाथ मिला लेंगी, एल्काइन बन गया। 2 मोल CO2 एनोड पर, 2 मोल NaOH और 2 मोल हाइड्रोजन। चूंकि बेटा इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद आपको बर्तन में NaOH प्राप्त होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद pH जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाती है ड्यू टू कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस।
तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेंगे तो एल्केन बनेगा, डाई कार्बोक्सिलिक सैचुरेटेड लेंगे तो एल्कीन बनेगा, और डाई कार्बोक्सिलिक अनसैचुरेटेड लेंगे तो एल्काइन बनेगा। और कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक, यहां पर जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, आप देखिए बॉन्ड काटा बिंदी लगाया, बॉन्ड काटा बिंदी लगाया। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, दोनों बिंदियों के हाथ आपस में मिला देते हैं। ये बना दिया, ठीक है, ये बनेगा, लेकिन बेटा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा मेजर प्रोडक्ट की ही चर्चा होती है, माइनर प्रोडक्ट की चर्चा नहीं होती। दिस इज द डेवर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। आपने पढ़ा होगा बेंजीन के कैकुल स्ट्रक्चर और डेवर स्ट्रक्चर। ये डेवर स्ट्रक्चर है, जबकि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बेंजीन का होता है कैकुल स्ट्रक्चर। इसी देखिए क्या होगा, आपने बॉन्ड काटा, बिंदी लगाया, एक कार्बन इस पर फ्री रेडिकल, दूसरे जुड़ा सिंगल से, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल हो जाएगा डबल, डबल हो जाएगा सिंगल, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले से पहुंच जाएगा तीसरे के पास। मतलब देखिए हो क्या रहा है, ये मत बनाइए आप, आपको समझना चाहिए क्या हो रहा है। ये बिंदी तो यहीं पर है, वो डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा डबल, और बिंदी पहले से चली गई तीसरे के पास। अब ये दोनों कार्बन अपने हाथों को मिला लेंगे, और इस प्रकार से डेवर स्ट्रक्चर देखिए नहीं बन रहा है, इस प्रकार से कैकुल स्ट्रक्चर बन रहा है बेंजीन। दिस इज योर आंसर। ओके, सो इस प्रकार से हम लोग, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, ये एलएन के टेस्ट पेपर में पूछा गया था, एक बढ़िया सवाल था कि रेजोनेंस कराते हुए हम लोग यहां पे लेके आएंगे, फिर ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा और बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज अबाउट द कोलवे इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुत सारे सवाल बना सकता हूं, बट ये आपका काफी हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, आप लोग कर कर दिखाइएगा। रिलेटेड थ्योरी खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको करना है, सिर्फ 30 सेकंड आपको देंगे। सिर्फ 30 सेकंड आपको देंगे। गैस 1, इलेक्ट्रोलिसिस, गैस 2 प्लस गैस 3, ये कैथोड पर है, ये एनोड पर। बताइए, गैस सी प्लस गैस टी प्लस, चले गैस सी प्लस गैस डी, और एक और कर देते हैं गैस 4। ठीक है, 30 सेकंड आपको दे रहे हैं, जल्दी करिए। आंसर आया किसी का? आंसर आया? अब ये चलो, देखते हैं क्या हो रहा है।
चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ जाएगा। बेटा कुछ बचेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। आइए, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया है। हॉट क्यूब, प्राइमरी अल्कोहल से HH निकला, एल्डिहाइड बना, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, आगे जाएगी और ये बनेगा एसिड। तो ए क्या हो गया? ए आपका हो गया CH3COOH। ए आपका क्या हो गया? CH3COOH। अच्छा, तो ये तो हो गया ए आपका। अब ए के बाद आपको बी बनाना है, तो बी क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, सोडा लाइम आपने डाला है, सिंपल CO2 जो है वो यहां से निकल जाएगी, तो गैस 1 आपका हो जाएगा CH4। गैस 1 क्या होगा बेटा? CH4। ध्यान दो बेटा, अब आपने क्या किया, ए का कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराया। ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ी सी गलती अगर देखा जाए यहां पर, हम लोग जब कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हम लोग एसिड ना लेकर उसका सोडियम सॉल्ट लेते हैं। इसलिए अगर इस सवाल को और अच्छा करें, बिल्कुल एक्यूरेट अगर इस सवाल को बनाएं, तो पहले लिखना चाहिए हमको NaOH और फिर हमको लिखना चाहिए कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। तो NaOH जब डालोगे तो ये अपने सोडियम सॉल्ट में बदल जाएगा, सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा बेटा? इंटरमीडिएट बेटा क्या बन जाएगा बताओ? सोडियम एसीटेट। आगे आप लोग को मालूम है, हटाओ, बिंदी लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका बन जाएगा इथेन। ये आपका बन गया इथेन, ये तो हाइड्रोकार्बन बन गया आपका। अच्छा, कैथोड CO2 जो होगा वो एनोड पर निकलेगा, ये एनोड पर निकलता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड पर निकलता है। तो गैस 2 है कैथोड वाला, गैस 3 है एनोड वाला, और गैस 4 ये हो जाएगा सिंपल। तो ये आपके प्रोडक्ट बने हैं। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दिया आपने, पहले एल्डिहाइड बना होगा, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, एस्टिक एसिड बनेगा। तो ए हो गया एस्टिक एसिड। अब एस्टिक एसिड में आपने डाला सोडा लाइम, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, एक कार्बन कम का एल्केन बन गया, तो गैस 1 आपका हो गया मीथेन। अब आपने एस्टिक एसिड में NaOH डाला, बना होगा सोडियम सॉल्ट, उसकी कराई आपने इलेक्ट्रोलिसिस। लगा दीजिए पोरवाल ट्रिक, एल्किल ग्रुप CO2 का बॉन्ड करो, बिंदी लगाओ, 2 से करो गुणा, तो CH3 हाइड्रोकार्बन बन गया। एनोड पर निकलेगा CO2 और कैथोड पर निकलेगा हाइड्रोजन। सो दिस इज द आंसर, राइट। अब हम लोग जा रहे हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें आपको थ्योरी बतानी पड़ेगी। ठीक ठाक, ये शायद आज के लिए आखिरी सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको याद है ना बेटा, आज का दिन वैसे था एल्केन का, है ना? आज दिन कौन सा है? आज दिन कौन सा भाई? आज ट्यूसडे है, तो आज एल्केन था। बृहस्पतिवार को एल्कीन है, फ्राइडे को एल्काइन है, और फिर मंडे को है तीनों के सवाल। मतलब मेरे पास हाइड्रोकार्बन के लिए कितनी क्लासें हैं? 4। आज तो पहली क्लास ही तो चल रही है, आज मैं तीनों को मिला के पढ़ा रहा हूं, तो पहली क्लास चल रही, तो 4 क्लासों तक आते आते हाइड्रोकार्बन तुम्हारी आत्मा में चला जाएगा, मर जाओगे, आत्मा के साथ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेंगे, बस जैसे मैंने पढ़ाया वैसे आप पढ़ते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। आइए देखिए बेटा, हमें एक पॉइंट आपको पढ़ाना है, रिलेटेड थ्योरी में हेडिंग पढ़ेगी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। हेडिंग पढ़ेगी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। देखो क्या है ये, मान लीजिए कोई एल्काइन है, एल्काइन है, ठीक है, कितने पाई बॉन्ड है? 2। अब देखिए आपने हाइड्रोजनेशन हमसे रिएक्शन मैकेनिज्म में ही पढ़ लिया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। देखिए वो जो हाइड्रोजनेशन होता है
वो तब तक हाइड्रोजन को ऐड करता रहता है जब तक कि सारे पाई बॉन्ड खत्म ना हो जाए। कहने का मतलब ये बेटा कि अगर इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, PTO2, एडम्स कैटालिस्ट कहते हैं, तो ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा। दोनों पाई बॉन्ड कटेंगे, 2H इसके पास, 2H इसके पास आएगा और एल्केन बन जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। दिस इज द केस ऑफ कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। अब हमारा मकसद यह था कि दोनों पाई बॉन्ड सिंगल में ना बदलें, एक पाई बॉन्ड सिंगल में बदले और एक पाई बॉन्ड बना रहे, बोले तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, ये नहीं पढ़ना था हम लोग को पढ़ना था पार्शियल हाइड्रोजनेशन। दो तरीके हैं, एक हमारे पास होता है लिंडलर्स कैटालिस्ट और एक हमारे पास होता है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या करते हैं, लिथियम या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। बर्च रिडक्शन में लिथियम या सोडियम लेते हैं इन लिक्विड अमोनिया, और लिंडलर कैटालिस्ट में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर या क्यूनोलीन, सल्फर या क्यूनोलीन। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पैलेडियम अगर ये सब आप ना लेते, अगर ये सल्फर या क्यूनोलीन आप लोग ना लें, तो देखिए जो पैलेडियम होगा वो ट्रांजिशन मेटल के तरीके कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करा देगा। रिएक्शन दोनों पाई बॉन्ड को रिड्यूस ना कर पाए, रिएक्शन एक पाई बॉन्ड के बाद स्टॉप हो जाए, तो हम लोग यहां पर क्या ले लेते हैं, इनहिबिटर हम लोग ले लेते हैं, पॉइजन हम लोग ले लेते हैं सल्फर, और सपोर्ट ले लेते हैं। क्यूनोलीन क्यों लिख रहे हो, सपोर्ट लगा दो CaCO3 का, ये छोड़ो हटा, इतना लिखो बस। ठीक है, तो पैलेडियम प्लस सल्फर प्लस CaCO3, दिस इज कॉल्ड लिंडलर कैटालिस्ट। सल्फर को लेने का मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि एक पाई बॉन्ड रेड्यूस हो, दूसरा पाई बॉन्ड रेड्यूस ना हो पाए, रिएक्शन आगे प्रोसीड ना कर पाए। देखिए बेटा क्या होगा, सिर्फ एक पाई बॉन्ड रेड्यूस होगा और एक H इस कार्बन को मिल गया, एक H इस कार्बन को मिल गया, और रिएक्शन यहीं पर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। बर्च रिडक्शन में भी वही काम होता है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड ही रेड्यूस होता है, एक H इसको मिल गया, एक H इसको मिल गया। आपने लिंडलर और बर्च में एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि बर्च में दोनों कार्बनों से को जो मैंने हाइड्रोजन दिया है वो अपोजिट डायरेक्शन में दिया है। यस, ये क्या होता है, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और लिंडलर कैटालिस्ट में क्या होता है, सिस एल्कीन का एडिशन होता है। तो बर्च रिडक्शन जब कराते हैं तो हमें ट्रांस एल्कीन प्राप्त होती है, और लिंडलर कैटालिस्ट जब हम लोग कराते हैं तो हमें सिस एल्कीन प्राप्त होती है। लेकिन अगर नॉर्मल हाइड्रोजनेशन कराओगे तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। खैर, तो बर्च हो गया, लिथियम या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ट्रांस एडिशन होगा, ट्रांस एल्कीन मिलेगी, और लिंडलर कैटालिस्ट हो गया पैलेडियम प्लस सल्फर प्लस CaCO3, सिस एडिशन होगा, हमें सिस एल्कीन मिलेगी। ओके, और अगर आप नॉर्मल हाइड्रोजनेशन कराओगे तो दोनों पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बेटा, एक पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, बर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होता है, जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, एक पॉइंट बेटा हम आपको यहां पे और बताना चाहते हैं, MCPBA
MCPBA का फुल फॉर्म क्या है? मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, दिस इज व्हाट बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। हमें बनाना है पर बेंजोइक एसिड, ए को और लगा दिया, दिस इज पर बेंजोइक एसिड। अब इसके मेटा पे लगाना है Cl, दिस इज मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, और इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर इपॉक्सीडेशन। इसका बेटा हम लोग यूज करते हैं फॉर इपॉक्सीडेशन। मेरी बात सुन लीजिए, इपॉक्सीडेशन के लिए हमारे पास दो चीजें और भी होती हैं, ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट और MMPA। MMPA MMPA मैग्नीशियम मोनो पर ऑक्सीथैलेट, MMPP। ठीक है, लिख लीजिए इसको बेटा जरा, MMPP। ये देखिए, तो पहले ये लिख लो, MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, और दो और भी हमारे पास है, एक है ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट और MMPP मैग्नीशियम मोनो पर ऑक्सीथैलेट। इसका स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है, आल्दो कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है इसका, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपको इसके स्ट्रक्चर की। कुछ ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप बस इसका नाम याद रखिएगा, MMPP मैग्नीशियम मोनो पर ऑक्सीथैलेट, मोनो पर ऑक्सीथैलेट। यस, चलो अब आप बात आई है तो बता देते हैं, चलो बता देते हैं, छोड़ो, आओ आओ बता देते हैं। देख भाई, कुछ है नहीं, था कुछ नहीं, बट अब थोड़ा मेरा मन नहीं था बताने का, क्योंकि MCPBA पर क्वेश्चन आया है नीट में, और इस पर क्वेश्चन आया है NTA में, तो NTA में आया है तो जरूरत नहीं है इसको देखने की, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए, दिस इज थैलिक एसिड, थैलिक एसिड आपको मालूम है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और थैलिक एसिड। अब मेरे को बनाना है मोनो पर ऑक्सी थैलिक एसिड। मोनो पर ऑक्सी का मतलब हो गया दोनों में से सिर्फ एक COOH को परऑक्साइड में हमें बदलना है। अब इसका मैग्नीशियम के साथ सॉल्ट बनाना है, तो ये मोनोवेलेंट है, मैग्नीशियम बाईवेलेंट है, तो इसका क्या होगा, होल्ट वाइज होगा। दिस इज MMPP मैग्नीशियम मोनो पर ऑक्सीथैलेट, दिस इज MMPP। ठीक है, तो MCPBA ये सबसे पॉपुलर है, नीट में आ चुका है। ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट नीट में आ चुका है। MMPP मैग्नीशियम मोनो पर ऑक्सीथैलेट ये जो है NTA में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसका देखो बेटा काम क्या होता है, बहुत ही सिंपल इसका काम है। जैसे मान लीजिए ये कोई एल्कीन हम ले लें, और इस एल्कीन पर हम इन तीनों में से कुछ भी डाल दें, क्या होगा, सिंपल एक पाई बॉन्ड कटेगा। ध्यान से सब लोग देखेंगे, एक वैलेंसी इसकी खाली है, एक वैलेंसी इसकी खाली है। ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और इस प्रकार से इपॉक्सी का फॉर्मेशन हो जाता है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉम एल्कीन। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं इपॉक्सीडेशन। एक पाई बॉन्ड कटा, दोनों कार्बनों के बीच में एक ऑक्सीजन आके लग जाता है, सो दिस इज कॉल्ड इपॉक्सीडेशन। एम आई राइट बेटा? अब देखिए,
अब जब भी मैं इपॉक्साइड को पढ़ाता हूं तो मेरी आदत है, आदत से मैं मजबूर हूं, मैं इपॉक्साइड की दो बातें आपको यहां पर बताना चाहूंगा। ये एक्स्ट्रा है। पहला है हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और दूसरा है ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ओके, ध्यान से मेरी बात सब लोग समझेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। देखिए बेटा क्या होता है, जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपको मालूम है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्या होता है, इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। ये H+ जो होता है एसिड, इसके लोन पेयर की तरफ आकर्षित हो जाता है और इस प्रकार से प्लस, इसका फॉर्मेशन देखो बेटा हो गया। अब O इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस आ गया, ये भड़बड़ा रहा है, अनस्टेबल है, तो ये क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण इन कार्बनों पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को देखते हुए सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वाटर, न्यूक्लियोफाइल वाटर जो है SN1 मैकेनिज्म में अटैक करता है। देखिए बेटा, जो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं वहां पे तो ये लिखा होता है कि दिस इज एक्चुअली मिक्स्ड SN1 एंड SN2, लेकिन आप लोग इसको SN1 मानकर आगे बढ़िएगा। ध्यान दे बेटा, मैंने हमेशा आपको बताया है कि सॉल्वेंट इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वाटर के अटैक करने का मतलब होता है OH- का अटैक करना, CH3OH की अटैक करने का मतलब होता है CH3O- का अटैक करना। तो वाटर के अटैक करने का मतलब है OH- का अटैक करना हो रहा है। ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनेंगे। जब ये OH- इस पर अटैक करता है तो ध्यान देना बेटा, ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर यहां पर इस प्रकार से शिफ्ट हो जाते हैं और आप देखिए इस प्रकार से विस डाइऑल का फॉर्मेशन हो जाता है। और विस डाइऑल को ध्यान रखिएगा हम लोग ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। विस डाइऑल को हम लोग ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। विस डाइऑल को हम लोग ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। OH- SN1 फैशन में पीछे से अटैक करता है और ये कार्बन का वैलेंसी हो जाएगा 5, ये कार्बन भड़बड़ाने लगेगा तो ये दोनों बॉन्ड पेयर O की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस पर आ गया OH और इस पर जब दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो इसका प्लस खत्म हो गया और इस प्रकार से विस डाइऑल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये मैकेनिज्म बताने से क्या होता है, बच्चों को याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज मैं ऐसे भी बता सकता था, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड काटो, वाटर का H दे दो O- को और OH दे दो C+ को। आप ऐसे भी कर सकते थे, माइनस को दे दो वाटर का H+ और प्लस को दे दो वाटर का OH-, लेकिन ये बात सही नहीं है। आप ध्यान से अगर देखें तो O के पास जो H आ रहा है वो वाटर का नहीं आ रहा है, वो एसिड का आ रहा है, और कार्बन के पास जो OH आ रहा है वो वाटर से आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट की। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपने इपॉक्सी लिंकेज को ब्रेक कराया है, दिस इज एसिड कैटालाइज्ड ब्रेकिंग, एसिड कैटालाइज्ड ब्रेकिंग ऑफ इपॉक्साइड। ये अगर आप लोग ध्यान से देखें तो दिस इज एसिड कैटालाइज्ड ब्रेकिंग ऑफ इपॉक्साइड लिंकेज। H+ यहां पर गया, ऑक्सोनियम सॉल्ट बना, SN1 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, SN1 फैशन में अटैक किया, बॉन्ड पेयर O की तरफ चला गया और ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर हम लोग ग्रिग्नॉड रीजन को देखें तो ग्रिग्नॉड रीजन इज द सोर्स ऑफ R-।
मतलब यहां पर जो ब्रेकिंग होगी वो बेस कैटालाइज्ड ब्रेकिंग होगी। बेटा बोलो कौन सा होगा? बेस कैटालाइज्ड ब्रेकिंग होगा, और ये डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा SN2 फैशन में। SN2 बेस NO न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 फैशन में अटैक करेगा। तो कहीं ना कहीं बेटा आप ध्यान से अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो यहां पर भी है। वो अलग बात है कि ये पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा और ये पार्शियल पॉजिटिव बहुत कम होगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। R माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये इस थोड़े से पार्शियल पॉजिटिव को भी देख लेता है, लेकिन वाटर इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल, ये इस थोड़े से पार्शियल पॉजिटिव को नहीं देख पाता, इसको ज्यादा पॉजिटिव चाहिए होता है। इसलिए सबसे पहले हम कराते हैं प्रोटोनेशन और फिर वाटर के द्वारा, फिर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इस लिंकेज को ब्रेक करते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रीजन में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पार्शियल पॉजिटिव को भी देख लेता है और SN2 फैशन में अटैक करता है। वैलेंसी हो जाएगी 5, बॉन्ड पेयर टूट के चला गया O की तरफ, और O पे माइनस आ गया। फिर ये सॉल्वेंट से H+ ले लेगा और इस प्रकार से अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन में पानी तो हमें डालना ही डालना पड़ता है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन में पानी का, सॉल्वेंट का मेन रोल होता है प्रोटॉन को डोनेट करना, क्योंकि ये बेटा एल्कोक्साइड आयन है, ये बेस के तरह काम करेगा। एल्कोक्साइड आयन है, ये बेस के तरह काम करेगा, और वाटर के पास कंस वाला हाइड्रोजन है, H+ ले लेगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बात बेटा अभी खत्म नहीं हुई है, ध्यान से मेरी बात अगर समझेंगे तो आप लोग को बड़ा मजा आने वाला है। बेटा मजा देखिए क्या आने वाला है। R माइनस ने SN2 फैशन मतलब पीछे से अटैक किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये R आपने सॉलिड वेज से लगाया है तो ये जो O माइनस होगा वो डैश पर होगा। मतलब अगर एल्किल ग्रुप जो है वो सॉलिड वेज पर होगा तो ये जो OH जो होगा वो डैश डैश पर होगा, अंदर की तरफ लगा होगा। ये ध्यान रखिएगा। ट्रांस में मामला हो रहा है। SN2 का मतलब इसने पीछे से अगर अटैक किया है तो R जाएगा अगर पीछे तो O जाएगा आगे, या R जाएगा आगे तो O जाएगा पीछे। ऐसे बोल दो, R जाएगा ऊपर तो O जाएगा नीचे, R जाएगा नीचे तो O आएगा ऊपर। दोनों ट्रांस फैशन में होते हैं। मैं कभी भी डायरेक्ट नहीं पढ़ाता हूं, मैं हमेशा इस मैकेनिज्म से ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, अगर हम आपसे बात करें कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है बेटा, छोड़ो इतना नहीं बताएंगे, छोड़ो ज्यादा हो जाएगा, सवाल तो नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ठीक है। चलिए इतना बहुत है, इसकी आप लोग बताइएगा। चलो क्वेश्चन दे दे रहे हैं आपको। मैंने यहां पे आपको समझाया R ऊपर तो O अंदर, R अंदर तो O ऊपर, ठीक। आप मुझे बता के लाएंगे यहां पर क्या होगा। एक OH बाहर, एक OH अंदर, यहां पर क्या होगा ये आपको बताना है HW, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको पार्शियल हाइड्रोजनेशन बता दिया, हमने आपको यहां पर इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस और ग्रिग्नॉर्ड के साथ रिएक्शन भी बताई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 HW दे देते हैं। टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 HW दे देते हैं। MMPP ले लो, MCPBA ले लो, ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ले लो, ठीक है। यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है बेटा, लेकिन ये पार्शियल पॉजिटिव बहुत कम है और ये पार्शियल पॉजिटिव बहुत
ज्यादा है। अच्छा एक बात और सुन लो, लिखा है दिस इज एसिड कैटेलाइज्ड ब्रेकिंग ऑफ इपॉक्साइड व्हाइल दिस इज बेस कैटेलाइज्ड ब्रेकिंग ऑफ इपॉक्साइड। इज इट क्लियर बेटा? चलिए एक क्वेश्चन ये घर से दे रहे हैं, घर से करके लाइएगा। और बी के आगे C+D हिंट दे दी है मैंने, जो मैंने आपको HW दिया है मैंने उसकी हिंट दे दी है, घर पे सोच के बताइएगा। और CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलिए ये घर से करके लाइएगा HW। ओके मेरी बात सुन लीजिए बेटा। देखिए बेटा कोचिंग में 2-3 लोगों को कोरोना हो गया है। मनोज और अंकित को भी बुखार आ रहा है, हमारे गुप्ता सर को भी बुखार आ रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोचिंग भैया अगर बंद हो गई तो देखो बेटा मेरी क्लासें जो है वो बंद हो जाएंगी। तो मैं स्पष्ट आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं क्लास तो पढ़ाना ही चाहता हूँ इसलिए मैं आ रहा हूँ, कि बेटा डर बहुत ज़्यादा हो गया है, घर वाले निकलने नहीं दे रहे हैं और कोचिंग भी बेटा ऑफ चल रही है, इसलिए थोड़ा हमको भी फीवर आ रहा है। मैं आपको सच बता दूं तो आज अंकित ने मुझको 4 दिन पुराना रखा हुआ पानी पिला दिया, और 4 दिन पुराना पानी था। फोन किया मेरे का क्लास चली थी। अच्छा अब बोलो नहीं चला। तो अगर मुझे भैया फीवर आ गया तो भैया मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, फिर क्लास कैंसिल हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो ना, आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में निपटा दूँ, लेकिन डर बेटा बहुत बना हुआ है। ठीक है, खैर हम लोग मिलते हैं परसों, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप मेरी थ्योरी पढ़कर आइएगा, ये क्वेश्चन करके आइएगा। ओके भाई, थैंक यू।